अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया अनवर और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, इन सारे सेशंस और प्रोग्राम्स को करने का मकसद ये होता है ताकि आप स्टॉक मार्केट में भरपूर तरीके से काम कर सकें। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट करें ताकि आपको टाइमली हर वीडियो की अपडेट मिलती रहे। और इसके साथ ही साथ आप जो है हमारे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक है, वो भी आप ज्वाइन करें ताकि आप जो है टाइमली अपडेटेड रहें हर न्यूज़ से। और नाज़रीन, आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, उनके हवाले से मैं आपको बताती चलूँ। जी हाँ, ही CIO यानी कि चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर हैं लेक्सन इन्वेस्टमेंट्स में। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मुस्तफ़ा पाशा साहब की बात कर रही हूँ। और जो है उन्हें वेलकम करते हैं और उनसे बातचीत का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम नादिया, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? बिल्कुल जी। आजकल बस मार्केट साइडवेज है तो हम भी साइडवेज हुए हैं। सर क्यों है यही आज जो है, आज जो हम सवाल करेंगे कि आखिर बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हमें नजर भी आ रहे हैं। कुछ हम देख रहे हैं, कुछ IMF के भी जो मीटिंग्स हैं वो भी डिले में जा रही हैं। और ये सारी चीजें मतलब ये समझ लें 2-3 महीने से हम मार्केट को इसी तरीके से देख रहे हैं और बस एक उम्मीद चल रही है कि नहीं अब ठीक होगा, अब कुछ होगा। लास्ट मॉनेटरी पॉलिसी आई, वो भी आके चली गई, अब नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी एक्सपेक्टेड है। तो ज़रा बताएं कि आखिर क्या है मार्केट में, जो लोग इस वक्त हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, वो इस वक्त क्या करें और कब तक ये सूरत हाल रहेगी? नादिया, आई थिंक आपने जो चीज मेंशन करी है व्हिच इज आई थिंक द मेन फैक्टर, आपने आईएमएफ की बात करी। तो जी। उसके अंदर आई थिंक दैट इज ऑन अ ब्रॉडर परस्पेक्टिव या मार्केट लेवल पे, इंडेक्स लेवल पे हम बात करें तो आई थिंक द आईएमएफ और उसके साथ जो एसोसिएटेड जो कंसर्न्स हैं, उन्होंने अभी मार्केट को एक होल्ड पे किया हुआ है। एंड इफ वी लुक एट इट सिंस जुलाई, मिड जुलाई, जब मार्केट अराउंड 81 और 1000 थी, तो उसके बाद द मार्केट हैज बिन इन ए sort of holding pattern, थोड़ी सी नीचे भी आ गई है around that 78-79,000 level, and since then it has been sort of moving in this narrow range. The delay in the IMF, of course, is a major reason why the market has been unable to continue उसका जो upward एक trend था. The other thing I think जो आपने mention भी किया is of course कि people are looking forward कि जी स्टेट बैंक जो है इस हफ्ते अपनी मॉनेटरी पॉलिसी की अनाउंसमेंट करेगा, तो उसके अंदर उम्मीदें लोग ले बैठे हैं कि हम्म, शायद कोई बड़ा रेट कट हमें मिले। आई थिंक जो जुलाई का जो रेट कट हुआ था हम्म, एंड जुलाई के अंदर, दैट वाज डिसअपॉइंटिंग फ्रॉम द पर्सपेक्टिव के मार्केट शायद एक्सपेक्ट कर रही थी कि एक बड़ा रेट कट हमें मिलेगा, बट स्टेट बैंक रिमेन्ड कॉशियस और उसने सिर्फ 1% का वहां पे हमें कट दिया था। तो ये दो तीन वजूहत हैं। एंड इफ देखें, आई थिंक जनरली अगर हम मार्केट्स की बात करें तो there are two things that we normally look for. One is जी fundamentals market में क्या है, and secondly जो इसको ट्रम्प करता है above all कि जी मार्केट की लिक्विडिटी किस तरह की है। तो we can see कि in the last 1-2 महीने से मार्केट में जो एक्टिविटी लेवल्स हैं वो भी थोड़े से कम हो गए हैं। वॉल्यूम को देखें, ट्रेडेड वैल्यू को देखें, डिप हो गए हैं। जो फॉरेन इन्वेस्टर के जो कंसिस्टेंट इनफ्लोज थे वो भी टेपर ऑफ हो गए हैं। जो हॉट मनी फ्लोज की हम बात कर रहे थे, जो हमने नॉट ओनली स्टॉक मार्केट में देखे हैं मगर फिक्स्ड इनकम मार्केट्स में भी हमने देखे, ट्रेजरी बिल्स के अंदर, बॉन्ड्स के अंदर, वो भी हमने देखा कि थोड़ी बहुत रिवर्सल आई है। तो दैट आई थिंक इट इज ऑल कनेक्टेड कि जी बिकॉज हमारे पास आईएमएफ पर क्लैरिटी नहीं है, तो फॉरेन इन्वेस्टर ने भी एक थोड़ा सा बैकफुट पे चला गया है। देर वेटिंग कि जी हमें कॉन्फर्मेशन मिले। जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर है, दे आर ऑल्सो होल्डिंग एंड वेटिंग कि जी देखें आईएमएफ के ऊपर हमें क्लैरिटी मिलेगी तो आगे चलेंगे। बिकॉज वी हैव टू अंडरस्टैंड कि जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो अभी पाकिस्तान में हमें मिली है, कि जहाँ महंगाई कम हो रही है, हम्म, जहाँ इंटरेस्ट रेट स्टेट बैंक ने जून के बाद काटना शुरू किए हैं, जो एक जो करेंसी जो है आपकी, आपने 280 के लगभग आपने रोकी हुई है पिछले 6-8 महीनों से। तो ये सब चीजें जो स्टेबिलिटी आपको मिली है, ये आईएमएफ की एक आफ्टर इफेक्ट है। ये जी आपके हम्म, पास आईएमएफ प्रोग्राम में थे तो आपके पास आईएमएफ के फ्लोज थे, बट आईएमएफ के फ्लो से ज्यादा आपके पास दूसरे मल्टीलैटरल्स, ईडीबी, वर्ल्ड बैंक के फ्लोज थे। आपके बायलैटरल जो आपकी जो डेट रीपेमेंट्स थी वो रोल ओवर हो रही थी। जो आपकी आपने जो डोमेस्टिकली एक
जो क्रैकडाउन जो किया था एफएक्स मार्केट्स के अंदर हवाला हुंडी पे, उसका एक हमें बेनिफिशियल इम्पैक्ट नजर आया। और हमने देखा कि जी जो रेमिटेंस का जो फ्लो है, जो वर्कर रेमिटेंस हमारे पास हर महीने आती हैं, वो एक अच्छे लेवल पे, अब हमें एक स्टिकी लेवल पे अराउंड क्लोज टू $3 बिलियन नजर आ रही हैं। जो एक्सपोर्टर्स की जो फॉरवर्ड सेलिंग हमें नजर आ रही है मुसलसल तौर पर, कि जी महीने 2 महीने 3 महीने फॉरवर्ड में वो अपने प्रोसीड्स को रियलाइज कर रहे हैं, बिकॉज उनको जो प्रीमियम मिल रहा है वो करंट एनवायरनमेंट में उनको अट्रैक्टिव लग रहा है। हॉट मनी की हमने बात ऑलरेडी कर चुके हैं कि वो महीने में अराउंड $100 मिलियन आपको एक फ्लो मिल रहा था पिछले 3-4 महीने से। तो आई थिंक वो सब चीजें जो हैं वो आर प्रेमिस्ड ऑन द आईएमएफ। आईएमएफ है तो ये सारी चीजें हैं, आपकी डॉलर लिक्विडिटी भी है, फॉरवर्ड सेलिंग भी है, रेमिटेंसेस भी है, हॉट मनी भी है, रोल ओवर्स भी हैं, दूसरे मुल्कों से पैसा भी है। आईएमएफ नहीं है या डिले है तो वो चीजें थोड़ी सी आपकी सेंटिमेंट जो है कूल ऑफ हो जाता है। तो आई थिंक दैट एक्सप्लेन्स आल्सो कि इंडेक्स पे जो आजकल एक्टिविटी जो थोड़ी सी डल हो गई है, इंडेक्स की मूवमेंट नैरो रेंज में हो गई है, दैट एक्सप्लेन्स इट। एंड अगर हम देखें भी, हमें स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी मिल रही है। जब आपके पास कोई स्टॉक की कोई मटेरियल इंफॉर्मेशन आती है तो वीव सीन इट। तो अगर मैं कमेंट भी करूं जो ऑलरेडी हो चुका है स्पेसिफिक स्टॉक्स में रिसेंटली, जैसे हमने देखा था कि जी मारी पेट्रोलियम में जब 800% का बोनस अनाउंस किया गया तो द स्टॉक प्राइस मूव फ्रॉम 2700 टू 3600। अभी रिसेंटली हमने आई थिंक कोहार्ट सीमेंट ने अपने रिजल्ट्स अनाउंस किए थे, तो दे अनाउंस्ड अ बायबैक along with those results। तो उसके अंदर हमने देखा कि जी 2 दिन या 3 सेशंस तक वो कैप हो गया था स्टॉक। अभी रिसेंटली एसईसीपी लॉन्च्ड एन इन्वेस्टिगेशन इनटू ये क्लाउड स्टॉक जो है, तो उसके अंदर हमने देखा कि वो रैपिडली नीचे आया, 2-3 नीचे के लॉक्स लगे उसके अंदर। तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी आपको अभी नजर आ रही है कि जहां पे कोई मटेरियल इंफॉर्मेशन आती है या कोई डेवलपमेंट होती है तो वो स्टॉक मूव कर रहा है अप या डाउन, मगर इंडेक्स ब्रॉडर लेवल पे अभी थोड़ा सा फंस गया है। एंड जब तक आईएमएफ पे क्लैरिटी नहीं आती, आई थिंक ये शायद फंसा ही रहे। सही। तो सर अभी जैसे आज सुबह भी एक न्यूज आई है कि एक सऊदी अरब से जो एक इन्वेस्टमेंट आने वाली थी वो भी इंडिया डाइवर्ट हो गई है। ये न्यूज आज सुबह से मार्केट में बड़ी जो है वो सर्कुलेट कर रही है, वो इंडिया डाइवर्ट हो गई है। तो अब वो जो एक जो ओजीडीसी में जो एक इन्वेस्टमेंट का था, तो क्या वो मामला खत्म हो गया है, नहीं होगा, क्या है? थोड़ा सा इसके हवाले से कोई अपडेट है तो जरा बताइए। देखें, आई थिंक इसके अंदर डाइवर्जन का मुझे नहीं पता कि वेदर दैट मीन्स कि जी पाकिस्तान को नहीं मिलेगा। देखें, एज फार एज एनी कंट्री गोज, व्हेन दे मेक अ डिसीजन टू इन्वेस्ट, या वो किसी कंट्री के साथ उनके जो ताल्लुकात डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक, जियो स्ट्रेटेजिक होते हैं, अब सऊदी अरब और पाकिस्तान के ऑब्वियसली बहुत पुराने और गहरे ताल्लुकात हैं। तो आई डोंट थिंक इस तरह की चीज़ है कि जी अब उन्होंने कहा कि हम सिर्फ इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे। देर इज नो डाउट ऑफ कोर्स कि जी इंडिया की जो इकोनॉमिक पावर है वो हमसे कई गुना ज्यादा है। तो सऊदी के जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट इन इंडिया हैं वो भी उस चीज को रिफ्लेक्ट करते हैं। एंड द क्वांटम ऑफ इन्वेस्टमेंट, चाहे वो सऊदी हो या एनी अदर कंट्री इन द रीजन हो, वो जो जो उसका इंडिया पे एक्सपोजर है, इट इज इन मल्टीपल्स ऑफ व्हाट वो पाकिस्तान में एक्सपोजर लेते हैं। नाउ आई थिंक जहां तक इन्वेस्टमेंट की बात है, आई थिंक इट्स अ क्वेश्चन, ये जो मुल्क हैं, सऊदी अरब है, चाइना है, यूएई है, ऑल ऑफ दीज कंट्रीज जिनके हम नॉर्मली नाम सुनते हैं कि जी ये पाकिस्तान की मदद करेंगे, डेट के अंदर हमारी हेल्प कर देंगे, रोल ओवर कर देंगे, रीप्रोफाइल कर देंगे, कोई इनकी तरफ से एफडीआई आ जाएगी। हम सऊदी की बात करते हैं तो आजकल वो अपनी रिकोडेक माइन की न्यूज आती है, ओजीडीसी पीपीएल की न्यूज आती है। जब हम चाइना की बात करते हैं तो हम सीपैक की बात करते हैं, आईपीपीज की बात करते हैं। तो इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स हैं जहाँ पे हम इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हमारे एंड से आई थिंक व्हाट वी नीड टू डू एज अ कंट्री टू ऑब्टेन दीज इन्वेस्टमेंट्स, बिकॉज आई थिंक एक चीज हमें रियलाइज करने की ये है कि जी जो भी इन्वेस्टमेंट है, इट नीड्स टू बी वायबल। ठीक है जी, फ्रॉम द होस्ट कंट्रीज परस्पेक्टिव, उनको बेस्ट डील चाहिए अपने लिए, अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए उनको सिक्योरिटी चाहिए ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट, उनको रिटर्न्स चाहिए ऑन देयर इन्वेस्टमेंट, उनको अश्योरेंसेस चाहिए जो पॉलिसी फ्रेमवर्क आप बता रहे हैं आज वो इंटैक्ट रहेगा, कल चेंज नहीं हो जाएगा।
उनको अश्योरेंसेस ये चाहिए होंगी कि जी अगर हम $1 बिलियन इन्वेस्टमेंट करते हैं और $100 मिलियन की रिटर्न जनरेट होती है साल के अंदर, तो वो $100 मिलियन हम रिपैट्रिएट कर पाएंगे, या आप हमारी रोक देंगे रिक्वेस्ट को, जैसे हमने इन द पास्ट कपल ऑफ इयर्स देखा है कि जी प्रॉफिट रिपैट्रिएशन एंड डिविडेंड्स एंड रॉयल्टीज मल्टीनेशनल्स की रुक गई थी। अब तो पिछले 4-6 महीने से वो उनको फिर से फ्लो किया गया है। मगर ये कंसर्न्स जो हैं आप जब एड्रेस करेंगे, लोगों को एक वायबल अपॉर्चुनिटी देंगे, तो देखिए कैपिटल दुनिया में कहीं भी हो, चाहे वो सऊदीज का हो, चाइनीज हो, अमेरिकन हो, इट इज लुकिंग फॉर रिटर्न, इट इज लुकिंग फॉर सिक्योरिटी, इट इज लुकिंग फॉर क्लैरिटी। तो आप कॉन्फिडेंस देंगे लोगों को तो पैसा भी आएगा। तो अब देखें, लेट्स सी, अब ये रिकोटिक के ऊपर हमने सुना है कि जी देयर इज सम हलचल है। आई थिंक इट्स मेनली ऑन अस, जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है, हमारी गवर्नमेंट है, कि वो इन चीजों को मटेरियलाइज करे बाय गिविंग कॉन्फिडेंस टू द इन्वेस्टर। सही। यहाँ पर हमारे साथ कुछ पार्टिसिपेंट्स हैं, अगर आप लोगों के कोई सवाल है तो वो आप कर सकते हैं, क्योंकि टाइम बहुत लिमिटेड है। तो आखिर में आप लोगों के सवाल आते हैं तो वो फिर जो है सारे सवाल लेना ज़रा मुश्किल होता है। तो काइंडली अगर आप लोगों के कोई सवाल है तो आप वो जो है कर सकते हैं। जी हसन, आप अपना सवाल कीजिए प्लीज़। जी अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। सर मैं पूछना ही चाह रहा हूँ कि जैसे कि अभी ATRL काफ़ी ज़्यादा डिप ले रहा है और इसी तरह से ऑटो इंडस्ट्री जो है हमारी काफ़ी ज़्यादा गिर रही है। जैसे साजगार का शेयर मुसलसल डिप ले रहा है, उसके बाद गंधारा ले रहा है। हालांकि कुछ नए ब्रांड्स और नई कंपनीज पाकिस्तान में आ रही हैं जो कि अपनी ऑटो मोबिलाइजेशन को यहाँ पे इंस्टॉल करने जा रही हैं, जैसे BYD है और भी सुनने में आ रहा है, एक दो ब्रांड हैं जो कि इन फ्यूचर पाकिस्तान में आ रहे हैं। तो इन हालात के अंदर आप क्या देख रहे हैं कि ये स्टॉक्स जो है ये मुसलसल अभी डिप ही लेंगे करंट सिनेरियो के अंदर, या इनमें कोई शॉर्ट टर्म बेहतरी आने की उम्मीद आप देख रहे हैं? प्लीज इसके बारे में थोड़ा सा गाइड कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, थैंक यू हसन फॉर योर क्वेश्चन। देखिए इसके अंदर एक सॉरी डिस्क्लेमर मैं पहले दे दूं कि इंडिविजुअली स्टॉक्स पे मेरे लिए कमेंट, उनके आउटलुक पे कमेंट करना इज अ लिटिल बिट डिफिकल्ट फॉर मी, तो उसके लिए माजरत। बट जनरली स्पीकिंग, आपने जो जिन स्टॉक्स का आपने बात किया, दे ऑब्वियसली हैव मोर टू डू विद द ऑटो सेक्टर। नाउ मैं सेक्टर की आउटलुक की बात कर सकता हूं कि जी व्हाट वी आर लुकिंग एट। तो देखिए, आई थिंक बाय एंड लार्ज हमने देखा कि जी जो ऑटो सेक्टर के अंदर, चाहे वो बाइक्स की हम बात करें, ट्रैक्टर्स की बात कर रहे हैं, ऑटोमोबाइल्स की बात करें, तो हमने पाकिस्तान के लिए एक हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव से आप देखें तो बहुत बुरा वक्त देखा है। तो इफ यू लुक एट द सेल्स जो ऑटोमोबाइल्स की हमने देखी हैं, वो सिग्निफिकेंट डिप करी हैं विद सम एक्सेप्शंस। जो हमने देखा, जैसे आपने साजगार का मेंशन किया, दे हैव मैनेज टू डिलीवर significant sales growth in the last year or so. मगर overall अगर if you look at the industry, it has undergone a lot of pressure. और ये प्रेशर क्यों है? वन, हमने ज़ाहिर पिछले 2-3 सालों में जो करेंसी की मूवमेंट देखी कि जी 170 से 310 तक गया रेट, आजकल 280 पे है। इंटरेस्ट रेट जहाँ पे कंज्यूमर एंड ऑटो फाइनेंसिंग अराउंड 30-40% सेल्स वहीं से जनरेट होती हैं थ्रू फाइनेंसिंग। हमने ऑल टाइम हाई हिस्टोरिक इंटरेस्ट रेट्स देखे पाकिस्तान में। तो पिछले एक साल से कंसेक्यूटिवली अगर आप देखें तो ऑटो फाइनेंसिंग के नंबर्स कम होते जा रहे हैं, क्वांटम गिरता जा रहा है, यानी लोग लोन्स नहीं ले रहे हैं बल्कि उल्टा रिटायर कर रहे हैं। और आपको इस चीज से भी अंदाजा होता है कि जी जो जनरली जो जो होता था गाड़ियों के ऊपर, बिकॉज इतनी डिमांड थी और गाड़ियां एक इन्वेस्टमेंट बन गई थी, तो वो जो एक कॉन्सेप्ट था वो अनवाइंड हुआ। बिकॉज ज़ाहिर है, जब डिमांड गिरी, और जब क्या कहते हैं लोगों के जो जो लाइनें लगी हुई थी कि जी गाड़ियों की, कि जी आप 3 महीने 6 महीने से पहले आपको गाड़ी नहीं मिलती थी, जब वो सिचुएशन चेंज हुई, परचेसिंग पावर चेंज हुई कंज्यूमर की, तो हमने देखा कि सिचुएशन उल्टी हुई इस सेक्टर में और वो कंपनीज भी मुतासिर हुई। आई थिंक नाउ गोइंग फॉरवर्ड व्हाट यू हैव टू सी इज, वन इज दैट कि ऑटो स्टॉक्स ने डेफिनेटली रैली किया एज अ सेक्टर। अब उसने रैली किया है मेनली इन एक्सपेक्टेशन, यस उसके अंदर कुछ कंपनीज है जिन्होंने सिग्निफिकेंट परफॉर्मेंस की है ऑन ग्राउंड के इन टर्म्स ऑफ सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी। बट बाय एंड लार्ज जो सेक्टर ने जो रिकवरी करी है पिछले 1-2 क्वार्टर में आपको नजर आ रही है फाइनेंशियली, जो अब रिजल्ट्स भी अब जो नजर आ रहे हैं, चाहे वो इंडस मोटर्स हो, मिलर ट्रैक्टर्स हो, या दूसरी कंपनीज हैं। तो गोइंग फॉरवर्ड आपने जो ध्यान बनाना वो यही है कि जी आगे जाके जो फॉरेन करेंसी की जो मूवमेंट्स हैं, हमारी जो रुपी वर्सेस डॉलर है, वो कितना स्टेबल रहेगा,
हमने पिछले 6-8 महीने से देखा है कि बहुत स्टेबल है। क्या ये स्टेबल और रह सकता है? मेरा व्यू ये होगा कि जी अगर आप IMF कर लेते हैं तो एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 6 to 8 months या फर्स्ट 1 year में जनरली आपको रुपये रिलेटिवली स्टेबल मिलेगा। क्या इंटरेस्ट रेट्स डिक्लाइन आगे होंगे जिससे ऑटो फाइनेंसिंग के जो प्रोस्पेक्ट्स है वो बेहतर होंगे? जनरली आई वुड एक्सपेक्ट के ओवर द नेक्स्ट 6 months to 1 year इंटरेस्ट रेट्स विल ग्रेजुअली कम ऑफ। अब वो कितने नीचे आते हैं, किस पेस से नीचे आते हैं, इसके ऊपर बिल्कुल डिबेट की जा सकती है, मगर बाय एंड लार्ज जो डायरेक्शन है नीचे की तरफ होगा इंटरेस्ट रेट्स का। तो ये दोनों चीजें, स्टेबल करेंसी एंड डिक्लाइनिंग रेट एनवायरनमेंट, ये एक पॉजिटिव है, मटेरियल पॉजिटिव है फॉर द ऑटो सेक्टर इन जनरल, इनकी सेल्स के लिए, इनके मार्जिन्स के लिए और इनकी प्रॉफिटेबिलिटी के लिए। तो यू हैव टू देन आइडेंटिफाई दोज कंपनीज जो अपने मार्केट शेयर को डिफेंड कर सकती हैं, जो परचेसिंग पावर जब कंज्यूमर की थोड़ी बहुत जब रिस्टोर होगी तो उसके अंदर फर्स्ट मूवर्स कौन से होंगे। बिकॉज ऑटो इंडस्ट्री या ऑटो सेक्टर में भी डिफरेंट लेवल्स होते हैं। कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जो सबसे पहले रिकवर करती हैं, ठीक है जी। कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जो बाद में रिकवर करती हैं, यानी साइकिल के बाद वाले साइकिल में। तो आई थिंक एज एन इन्वेस्टर या एज अ जहां आपने एक्सपोजर लिया हुआ टू द ऑटोज, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जी विच कंपनी परफॉर्म्स इन विच सेक्टर, सॉरी इन विच पार्ट ऑफ द साइकिल, और उसके हिसाब से आप अपना ध्यान बनाएं। सही जी। अच्छा, यहाँ पर शेरी आपका सवाल है, उसके बाद सर मैं एक सवाल करूंगी। चलें शेरी, आप अपना सवाल कीजिए प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। वाह, जी वालेकुम सलाम। आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी जी बिल्कुल आ रही है, आप अपना सवाल कीजिए। जी, तो मेरा सवाल था एफटीएसई के आउटफ्लो से रिलेटेड कि पाकिस्तानी मार्केट को डाउनग्रेड कर, तो आपके इंश्योरेंस फंड्स जो हैं पाकिस्तान के, उनके एसेट्स अंडर मैनेजमेंट एज़ कंपैरिजन अगर हम देखें 2017 में, वो काफ़ी फोल्ड्स तक इंक्रीज़ हो चुके हैं। अगर वो 5% भी पाकिस्तानी मार्केट के अंदर कैपिटल मार्केट्स में इंजेक्ट करते हैं, एक बहुत खतीर रकम को हिलाने, यू कैन से कि 1,10,000 का टारगेट हमें जीएस वालों ने दिया हुआ है, और 1 लाख के इंडेक्स की अब बातें हर तरफ ही होना शुरू हो गई हैं पीई रेटिंग पे। तो मैंने आपसे पूछना था कि आपको इसमें क्या लगता है कि दिसंबर तक ये इंडेक्स अपने आप को री रेट कर लेगा, या फिर ये 2025 तक ये मामला पेंडिंग लटका रहेगा? काइंडली इस पे ज़रा आप अपना व्यू क्लियर कर दें। थैंक्स। जी शरी, देखें इसके अंदर इन टर्म्स ऑफ, अगर मैं इक्विटी मार्केट की आउटलुक की बात करूं, एंड ऑब्वियसली इस तरह का सवाल मोस्ट ऑफ आवर इन्वेस्टर्स विल डू, एंड स्पेशली वो वाले इन्वेस्टर्स जिन्होंने जब रैली स्टार्ट हुई थी लास्ट ईयर जुलाई के अंदर और उसके बाद भी दे वर अनएबल टू टेक द प्रॉपर एंट्री। तो मैं ये आपको एक बता दूं कि एज एन एसेट मैनेजर, और हम लोग we obviously manage funds for a lot of people, for a lot of clients. This I can say कि by and large लोगों ने, चाहे वो इंस्टीट्यूशनल पैसा है या इंडिविजुअल्स का पैसा है, उन्होंने इस मार्केट की रैली में पार्टिसिपेट नहीं किया। एंड इफ आई टॉक अबाउट द आउटलुक, जो मेरा आउटलुक है, इट इज एक्चुअली पार्टली प्रेमिस्ड ऑन दिस फैक्ट कि जी अभी तक लोगों ने सही से इन्वेस्टमेंट करी भी नहीं इस मार्केट के अंदर। तो तीन तीन लेवल्स पे हम बात करेंगे इक्विटी मार्केट के आउटलुक के लिए, जो आपने मेंशन भी किया कि जी डिफरेंट ब्रोकरेज हाउसेस ने डिफरेंट टारगेट्स, इंडेक्स टारगेट्स दिए हुए हैं। किसी ने दिसंबर एंड के दिए हुए होंगे, किसी ने जून 25 के दिए हुए होंगे। वन इज दैट कि मैक्रो लेवल पे क्या हो रहा है। हम अभी शुरू में यही बात कर रहे थे कि जी मैक्रो लेवल पे एक जब करेंसी में स्टेबिलिटी आई, इन्फ्लेशन नीचे आई, इंटरेस्ट रेट्स नीचे आना शुरू हुए हैं, 2-2.5% कट गए हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं कि और कटेंगी। और क्या कहते हैं, जो आपकी जो हमने रेटिंग अपग्रेड्स देखना शुरू करे हैं फ्रॉम मूडीज और ये फिच और S&P के भी एक्सपेक्टेड हैं कि वो भी कर देगा। आपने सारे IMF प्रोग्राम साइन किया, आपने SLA नए प्रोग्राम के लिए किया है, एक्सपेक्टेशंस हैं कि जी उसका एग्जीक्यूटिव बोर्ड अप्रूवल इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा। कुछ आप FDI की बातें कर रहे हैं डिफरेंट ममालिक से। तो मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पे जो एक फ्री फॉल था 2022-23 के दौरान, जब करेंसी जो है हर दिन मूव करती थी, हवाला का रेट कुछ और था, पेशावर का रेट कुछ और था, इंटरेस्ट रेट रैपिडली इंक्रीज कर रहे थे, डर यही था कि पाकिस्तान किसी भी टाइम पे डिफॉल्ट कर जाएगा।
आपने रिस्ट्रिक्शंस लगाए हुए थे अपनी आउटफ्लोज के ऊपर, तो वो एक सिचुएशन पैनिक की थी। अब ऑब्वियसली सिचुएशन कंप्लीटली डिफरेंट है। तो मेरे हिसाब से अगर आप मैक्रो लेवल की स्टेबिलिटी की बात करें, इफ यू डू साइन द IMF प्रोग्राम, तो आपकी मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर तो इंटैक्ट रहनी है। ठीक है जी। तो पहला जो हम लेवल की बात करें कि मैक्रो लेवल पे क्या हो रहा है, वहां पे हमें अभी तक जो एक रिकवरी नजर आई है बिजनेस साइकिल के अंदर, और हमें आगे जाते हुए स्टेबिलिटी नजर आ रही है प्रोवाइडेड हम IMF प्रोग्राम में रहें। मैं सेकंड लेवल पे अगर आता हूं तो दैट इज ऑन द इंडेक्स लेवल, या मैं कंपनी लेवल की बात करूं कि जी इंडेक्स लेवल, जैसे हमने आपने री रेटिंग मेंशन करी कि प्राइस टू अर्निंग्स की, व्हाई डू पीपल टॉक अबाउट प्राइस टू अर्निंग्स की री रेटिंग? भाई पाकिस्तान का एवरेज प्राइस टू अर्निंग्स मल्टीपल 8 से 9 का है। सिक्लिकल पीक्स हमने 11-12 के भी देखे हैं मार्केट के अंदर, ठीक है ना। आज जो है मार्केट का अभी भी अर्निंग्स मल्टीपल 4 के लगभग है। तो बाय पाकिस्तान ओन हिस्टोरिकल स्टैंडर्ड्स हम अभी भी सिग्निफिकेंटली चीप हैं कंपेयर टू जो हमारे एवरेजेस रहे हैं। अगर आप मार्केट कैप का भी असेसमेंट कर लें कि 2017 के पीक में मार्केट कैप पाकिस्तानी इंडेक्स का यूज्ड टू बी $100 बिलियन, आज इट इज नॉट इवन $50 बिलियन। ठीक है जी। तो अभी भी मार्केट एक रिलेटिवली सस्ती है कंपेयर टू जो हमने इन द पास्ट देखा है। द अदर थिंग ऑफ कोर्स इज दैट कि आप कंपनी लेवल पे जब देखते हैं तो जो आप हैवी वेट सेक्टर्स को देखें, चाहे वो बैंक्स हैं, चाहे वो ENPs हैं, चाहे वो सीमेंट है, फर्टिलाइजर है, तो यू कैन सी के अ लॉट ऑफ कंपनीज विद इन दो सेक्टर्स, नॉट ऑल ऑफ देम मगर बहुत सारी कंपनीज विद इन देम, वन उनके बिजनेस मॉडल्स ऐसे हैं कि जहाँ पे वो इकोनॉमिक साइकिल के थ्रू उन्होंने अपनी अर्निंग्स इंटैक्ट रखी हैं या उन्होंने अपनी ग्रो भी करी हैं। एंड देन यू ऑल्सो सी कंपनीज जिन्होंने अपनी, या तो अगर इवन अगर उनकी टॉप लाइन ग्रोथ नहीं हो रही, जैसे अगर हम सिक्लिकल सेक्टर्स की बात करें लाइक सीमेंट एंड स्टील एंड ग्लास एंड ऑटोज, कि जी एक डिप्रेस्ड एनवायरनमेंट है, कंज्यूमर की डिमांड डाउन है, सेल्स डाउन है, आप लोअर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे चल रहे हैं, तो आपकी टॉप लाइन इतनी ग्रो नहीं कर रही। तो कंपनीज ने क्या किया, वो एफिशिएंसीज की तरफ चले गए, कॉस्ट एफिशिएंसीज, कि जी सीमेंट की बात करें, इन्होंने लोकल कोल इस्तेमाल करना शुरू कर दिया इंस्टेड ऑफ इम्पोर्टेड कोल जो साउथ अफ्रीका से मंगवाते थे। बहुत सारी कंपनीज ने जब ग्रिड के ऊपर बिजली महंगी हो गई तो वो उन्होंने कैप्टिव सोलर अपना लिया, उसके ऊपर उन्होंने पैसे खर्च कर लिए। ठीक है जी। तो देयर सेवरल इनिशिएटिव्स टेकन बाय डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज इन डिफरेंट सेक्टर्स कि जी अगर टॉप लाइन नहीं बढ़ी तो एटलीस्ट अपनी ग्रोस मार्जिन्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी एंड एफिशिएंसीज के ऊपर काम करो। तो इवन ऑन अ कंपनी लेवल अगर मैं बात करूं, तो चाहे वो रेवेन्यू ग्रोथ की हो, प्रॉफिटेबिलिटी की हो, there are many companies within the index जो आप देख सकते हैं जिन्होंने even in a very difficult environment अपनी earnings को या तो intact रखा है या इनफैक्ट ग्रो किया है। तो इवन ऑन अ कंपनी लेवल जब मैं वैल्यूएशंस की बात करूं, मैं कॉर्पोरेट अर्निंग्स की आउटलुक की बात करूं, तो वहां पे कोई रेड फ्लैग्स मुझे एज सच नजर नहीं आ रहे। कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी भी है, अभी भी दे आर ट्रेडिंग एट वेरी लो मल्टीपल्स। तो ये सेकंड लेवल पे भी मुझे कोई खास इतना इश्यू नहीं है। थर्ड लेवल पे हम जब आते हैं, हम लिक्विडिटी की बात करते हैं मार्केट के अंदर। हमने पहले क्या देखा था कि लास्ट ईयर अगर आप सेगमेंट वाइज चलें, तो लास्ट ईयर जो मार्केट को उठाया था इनिशियली जब आपका IMF का प्रोग्राम हुआ था, वो इंश्योरेंस सेक्टर ने था। इंश्योरेंस ने मार्केट के अंदर पैसे डाले थे, इन्वेस्टमेंट अपनी बढ़ाई थी। फिर हमने देखा कि जी इंडिविजुअल्स की भी इन्वेस्टमेंट आई। फिर इस साल, इस कैलेंडर ईयर 2024 के अंदर हमने फॉरेन इन्वेस्टर्स की भी फ्लोज देखे। ठीक है जी, कि फॉरेन कॉर्पोरेट्स की भी इनफ्लोज हमने देखे। तो लिक्विडिटी मार्केट में सिग्निफिकेंटली चर्न हो रही थी, कभी कोई सेगमेंट बायर बन जाता था, कभी कोई और सेगमेंट बायर बन जाता था। तो देयर वाज दिस कांस्टेंट फ्लो जिससे मार्केट का इंडेक्स लेवल बढ़ रहा था, वॉल्यूम्स भी बढ़ रहे थे, वैल्यू ट्रेडेड भी बढ़ रही थी, और एक चर्न मार्केट में आपको नजर आ रहा था बोथ मेन बोर्ड पे और आपके जो पेनी स्टॉक्स हैं या सेकंड या थर्ड टीयर स्टॉक्स हैं उनके अंदर भी। नाउ गोइंग फॉरवर्ड अगर मैं बात करूं कि जी लिक्विडिटी कहाँ है, अगर आप सपोज IMF में रहते हैं तो मेरे हिसाब से जो फॉरेन लिक्विडिटी है वो रिज्यूम या कंटिन्यू होगी पाकिस्तान के अंदर। अभी भी बहुत गुंजाइश है कि यहाँ पे फॉरेन लिक्विडिटी कॉर्पोरेट्स की, फंड्स की अभी भी आ सकती है। सेकेंडली डोमेस्टिकली अगर आप देखें जो बड़े प्लेयर्स हैं, आप इंश्योरेंस कंपनीज को देखें, तो उनकी जो 2021 में आप उनकी बुक्स निकाल के देखें तो उनका इक्विटी एक्सपोजर ऑन एवरेज 35-40% होता था। ठीक है जी।
अब इनकी जब आप लेटेस्ट बुक्स देखें तो वो 10-15% के दरमियान घूम रहे हैं, या मे बी 15 to 20% पे शायद होंगे, थोड़ा सा बढ़ गया होगा मे बी लेटली। तो अभी भी वो अपने जो 3 साल पहले का जो लेवल था इन टर्म्स ऑफ एलोकेशन, वो आधे हैं वहां से, कि 40 था 2021 में, आज 20 है या उससे कम है। म्यूचुअल फंड्स को देख लें, म्यूचुअल फंड्स के अंदर इस पूरी रैली में 40 से 80 हजार तक म्यूचुअल फंड्स नेट सेलर्स रहे हैं। अब म्यूचुअल फंड्स क्यों नेट सेलर्स रहे हैं? बिकॉज म्यूचुअल फंड्स में से नेट आउटफ्लोज हो रहे थे, रिडेम्पशंस हो रही थी, इन्वेस्टर एक्चुअली अपना पैसा या गेन बुक करके बाहर जा रहा था। अब अगर सपोज इंटरेस्ट रेट साइकिल टर्न होता है, ठीक है जी, अगर ये जो रेट्स हैं 18-20% के, ये अगले 6 महीने में सपोज ये 13-14-15% पे आ जाते हैं, तो मार्जिन पे लोग जो हैं अपने पैसे कन्वर्ट भी करेंगे, जो इक्विटी फंड्स हैं उनके अंदर पैसे डालेंगे भी, तो म्यूचुअल फंड्स की भी बाइंग आ सकती है। ठीक है ना? अब इससे आप एक अंदाजा लगा लें कि 2017 की पीक पे म्यूचुअल फंड्स जो पूरा पैसा मैनेज करते थे ओवरऑल के अपने सारे प्रोडक्ट्स के अंदर, उसमें से 50% इक्विटी प्रोडक्ट्स में होता था या इक्विटी बेस्ड फंड्स में होता था। आज वो परसेंटेज अराउंड 10% है। तो कहाँ 50% एलोकेशन होती थी इक्विटीज को, आज 10% है। तो इसका मतलब है कि डोमेस्टिक लिक्विडिटी भी बहुत अवेलेबल है, जो मार्केट में अभी तक आई नहीं है, आ सकती है, प्रोवाइडेड मैक्रो लेवल पे आपको एक स्टेबल एनवायरनमेंट मिल रहा है। दूसरी चीज अगर मैं बात करूं फ्यूचर की, कि देखें पाकिस्तान के अंदर हम हमेशा बात करते हैं कि जी 2 लाख यूआईएन है, यूआईएन यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, यानी कितने इन्वेस्टर्स हैं। 3 लाख यूआईएन है जी, मार्केट तो कोई इन्वेस्ट ही नहीं करता, 25 करोड़ की आवाम में 3 लाख इन्वेस्टर हैं जी, ये क्या मजाक है? ठीक है ना? अब अगर आप बात करें, मैं अगर इस चीज को देखूं, और मैंने इस चीज को आई थिंक ऑन डिफरेंट शायद फॉरम्स हाईलाइट भी किया है, कि लास्ट टाइम जब मार्केट अपनी पीक पे थी, जब मार्केट तेज थी, ये 2015, 16, 17 का जो टाइम था, जब मार्केट में लोगों का बड़ा इंटरेस्ट होता था, उस टाइम पे आपके पास ये जो एप्स थी, जो एबिलिटी थी, 3G 4G लोगों के पास इतना नहीं होता था, ऑनलाइन एप्लीकेशंस ब्रोकरेज हाउसेस की, म्यूचुअल फंड्स की, स्टॉक मार्केट की होती ही नहीं थी। ठीक है जी, आपको अकाउंट ओपनिंग में इतनी मुश्किल होती थी। तो एक्सेस टू द मार्केट रिस्ट्रिक्टेड था, मुश्किल था। आज के जमाने में देखूं, एवरीबडी हैज अ मोबाइल, एवरीबडी हैज अ 3G 4G कनेक्शन। ठीक है जी, सब म्यूचुअल फंड्स और ब्रोकरेज हाउसेस और ये जो सारे इदारे हैं, CDC NCCPL, इन्होंने आपको ऑनलाइन एक्सेस दे दिया है कि जी आप ऑनलाइन बटन दबा के आप अपना अकाउंट खोलें और स्टॉक मार्केट में एक्सेस लें। मेरे हिसाब से रिटेल इन्वेस्टर ने आज तक पाकिस्तान की मार्केट में कभी सही से पैसा डाला ही नहीं, और अगर ये मार्केट चल जाती है और लोगों को कॉन्फिडेंस आ जाता है, ठीक है जी, तो रिटेल इन्वेस्टर जो है पाकिस्तान का, वो इस मार्केट को लाख तो इंडेक्स लेवल मेरे हिसाब से फिर भी छोटा टारगेट है। इट कैन गो इनटू मल्टीपल्स ऑफ दैट, अगर एक्चुअली लोगों का कॉन्फिडेंस आके वो इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दें। तो देखें, ये जो लाख का जो टारगेट है, मेरे हिसाब से इफ यू आस्क मी, दीज आर इनिशियल टारगेट्स। अभी मार्केट में अगर आप अपसाइड पोटेंशियल की बात करें, उसके अंदर बहुत अपसाइड पोटेंशियल है, मगर उसके अंदर जो आपको बेसिक चीज चाहिए, टॉप लेवल पे आपके पास स्टेबिलिटी होगी, तो ये सारी चीजें होंगी। अगर इकोनॉमी स्टेबल नहीं होगी, तो ना तो इन्वेस्टर होगा, ना मोमेंटम होगा, ना कॉन्फिडेंस होगा, और ना मार्केट चलेगी। सही से जबरदस्त। बहुत अब टाइम बहुत लिमिटेड है, यहाँ पर और किसी का सवाल हो तो काइंडली आप लोग कर लीजिए। और बहुत ही जबरदस्त और कॉम्प्रिहेंसिव आपने सर इंफॉर्मेशन शेयर की है। सर ये जरा मुझे बताएं कि अभी सीमेंट सेक्टर के और जो स्टील सेक्टर है इस वक्त काफी नीचे है, और इंटरेस्ट रेट अभी जब ये आएगा तो इसमें कुछ परफॉर्मेंस, कुछ एक्टिविटी क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं? थोड़ा सा इन सेक्टर्स को भी थोड़ा सा वो कर लें, और आप लोगों के भी जो सवाल हैं काइंडली वो आप लोग जल्दी कर लें, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है, 7-8 मिनट है। जी सर। अच्छा, तो इसके अंदर व्हाट आई विल से अगेन, लाइक आई सेड, के स्पेसिफिक स्टॉक्स में बात नहीं करूंगा, मगर हम्म। जो लोग सुन रहे हैं, व्हाट डू यू आई वुड से कि व्हाट डू यू नीड टू लुक फॉर, अगर आप सीमेंट या स्टील सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपने एक कंपनी को किस तरह आइडेंटिफाई करना है? पहले तो आप देखें कि जी जो कंपनीज जो हैं, इस पूरे आप क्वार्टरली डेटा निकालें कंपनीज का, क्वार्टरली जो उनके फाइनेंशियल्स हैं, ठीक है ना? आप असेसमेंट करें, कंपैरिजन करें कि जी सीमेंट और स्टील सेक्टर में कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने अपनी ग्रोस मार्जिन या प्रॉफिटेबिलिटी को या तो मेंटेन किया है या उनको इम्प्रूव करती जा रही है।
ठीक है जी। तो इसके अंदर हमें क्या नजर आता है कि मैनेजमेंट की क्वालिटी हमें नजर आती है ग्रोस मार्जिन प्रॉफिटेबिलिटी से, कि जी इवन इन अ टफ एनवायरनमेंट जहां सेल्स डाउन है, ठीक है जी, हम हमें सेल्स के नंबर्स आते हैं, सीमेंट के अभी भी आ रहे थे अगस्त के कि जी 20% ईयर ऑन ईयर डाउन है, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन सीमेंट सेक्टर की 50% पे चल रही है, मगर इवन इन दैट एनवायरनमेंट देयर आर सेवरल कंपनीज जो आप निकाल के देखें जिन्होंने अपने ग्रोस मार्जिन इंप्रूव किए हैं, ठीक है जी। तो either they have done that through better market share, either they have done that through cost efficiencies, either they have done that through substitution of coal, through captive power, whatever it is, it shows कि मैनेजमेंट एक अच्छा क्वालिटी काम कर रही है। तो ग्रोस मार्जिन्स के ऊपर एक नजर रखें। The other thing obviously to keep an eye on is कि कंपनी की जो एनर्जी रिलायंस है वो कहाँ से आ रही है। कंपनीज विच आर हेविली रिलायंट ऑन द ग्रिड उनसे थोड़ा सा मोहतात रहें, ठीक है जी, बिकॉज हमने देखा कि जिस तरह प्राइसेस बढ़ रही हैं, दोज कंपनीज जो ग्रिड पे हेविली रिलायंट हैं उनको compete करना अपने पीयर ग्रुप के साथ मुश्किल होगा, कॉस्ट बेसिस पे वो मार खाएंगी, उनकी मार्जिन जो है स्क्वीज होंगे। थिर्डली जो आप चीज नजर रखें कि जो कंपनीज के फाइनेंशियल चार्जेस क्या हैं, देयर विल बी सेवरल कंपनीज इन दीज सेक्टर्स जो बहुत हाईली लेवरेज्ड हैं। तो अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि जी आगे जाके इंटरेस्ट रेट्स डिक्लाइन होंगे, तो जो बंदा आज सबसे ज्यादा फाइनेंशियल चार्जेस दे रहा है या इंटरेस्ट कॉस्ट बेयर कर रहा है बिकॉज उसने कर्जे ज्यादा लिए हुए हैं, वो बेनिफिट भी सबसे ज्यादा करेगा, ठीक है जी। तो ये आप चीजें थोड़ी सी देखें, लेवरेज देखें कंपनी का, मैनेजमेंट क्वालिटी देखें, ग्रोस मार्जिन देखें, कॉस्ट एफिशिएंसीज देखें कि वो क्या कर रहे हैं, ग्रिड के ऊपर रिलायंस देखें, उनकी प्रोडक्ट स्लेट देखें। लाइक देयर आर सम कंपनीज इन द स्टील सेक्टर जो सिर्फ सरिया बनाती हैं, बट देयर आर अदर कंपनीज इन द स्टील सेक्टर जिनके पास पूरा प्रोडक्ट स्लेट है, वो गर्डर्स भी बनाती हैं, सरिया भी बनाती हैं, कॉपर में भी काम कर रही हैं, एक्सेट्रा, ठीक है जी। तो उनको देखें कि वो जी डाइवर्सिफाइड है। तो ये these are the I think some of the things if you keep an eye on you'll be able to identify जो winners होंगे इन सेक्टर में। सही। जी, आप लोगों का कोई सवाल हो तो आप लोग अपना सवाल कर लें। वी हैव जस्ट 5 मिनट्स और जो इसके बाद जी मोहम्मद आप कीजिए अपना सवाल। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने आपसे पूछना था, एक्चुअली मैंने पीएसओ में एंट्री ली थी अराउंड 172, तो अब मैं अभी तक उसमें स्टक हूँ, तो व्हाट डू यू एडवाइस कि मैं इसको होल्ड करूँ या आई शुड जस्ट बुक माय लॉस एंड टर्न माय इक्विटी इनटू अनदर ऑप्शन? इसके अंदर अगेन मेरा जो वो आई कांट कमेंट स्पेसिफिकली ऑन पीएसओ, बट व्हाट आई विल से इज कि देखें पीएसओ इज पार्ट ऑफ द एनर्जी चेन, ठीक है जी। और मेरे हिसाब से इफ यू आस्क मी, पाकिस्तान में एक दूसरे पार्टिसिपेंट ने सवाल किया था कि जी 100,000 का इंडेक्स लेवल, तो 100,000 का इंडेक्स लेवल अगर हमने करना है तो मेरे हिसाब से वन ऑफ द कैटलिस्ट्स और द इंपॉर्टेंट मूवर्स इन द इंडेक्स विल बी द एनर्जी चेन, ठीक है जी। बिकॉज आप एनर्जी चेन के मल्टीपल्स निकाल के देखें, चाहे वो ओएमसीज के अंदर देखें या आप रिफाइनरीज के अंदर देखें, ईएनपी कंपनीज के अंदर देखें, आईपीपीज के अंदर देखें, तो उनके मल्टीपल्स रॉक बॉटम पे चल रहे हैं बिकॉज उनके जो कैश फ्लोज हैं वो रियलाइज नहीं हो रहे। of course, a company like PSO suffers probably the most from circular debt, और जो ये गर्दिशी कर्जे जिनको हम कहते हैं, ये सफर करती है। इसके अंदर इफ यू आर फॉलोइंग द डेवलपमेंट्स, व्हाट यू शुड एक्सपेक्ट कि पाकिस्तान का जो रिफॉर्म एजेंडा अंडर द आईएमएफ होगा, इट विल हैव टू एड्रेस द एनर्जी सेक्टर, ठीक है जी। उसको एड्रेस किए हुए पाकिस्तान की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आप सस्टेन नहीं कर सकते, और क्या कहते हैं जो आपका जो फ्यूचर आउटलुक है इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट, जो भी आपके जो गोल्स हैं गवर्नमेंट के लिए, यू कैन नॉट अचीव दोज अगर आपने एनर्जी सेक्टर को नहीं संभाला। तो फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव जो इन्वेस्टर्स इस मार्केट को देख रहे हैं, मैं कहूँगा आप थीम्स आइडेंटिफाई करें कि जी थीमेटिकली आपने किन सेक्टर्स में होना है। तो एनर्जी सेक्टर रिफॉर्म इज अ बिग थीम गोइंग फॉरवर्ड, ठीक है जी। नाउ ऑब्वियसली देयर विल बी टाइम्स का आपका एंट्री रॉन्ग हो जाएगी, मार्केट विल मूव अगेंस्ट यू, शॉर्ट टर्म मूवमेंट्स होंगे, मगर इफ यू आर इन्वेस्टिंग एंड यू हैव अ लॉन्ग टर्म आउटलुक, यू शुड बी लुकिंग कि ये आपके पोर्टफोलियो का भी हिस्सा होना चाहिए कि इन टर्म्स ऑफ ये जी एनर्जी सेक्टर के ऊपर रिफॉर्म एजेंडा आईएमएफ का इंप्लीमेंट होगा, वहां पे कैश फ्लोज बेहतर होंगे, वहां पे वैल्यूएशंस जो अभी 1 या 2 के मल्टीपल हैं वो थोड़ी बहुत अनलॉक होंगी, तो वो इंडेक्स को अपने साथ खींचेंगी। तो दैट वुड बी माय सॉर्ट ऑफ रिकमेंडेशन।
थैंक यू सर। थैंक यू। जी अच्छा सर, जरा अब मुझे ये अब मेरा आखिरी सवाल है और वो ये कि इस तरह की जो बातें आ रही हैं इस वक्त जो मार्केट चल रही है और जैसे हमने लास्ट वीक भी जो है ये कैसर बंगाली साहब की बात थी कि पाकिस्तान डिफॉल्ट हो रहा है, ऑल्दो कि मार्केट ने उसका इतना कोई खास असर नहीं लिया। देन उसके बाद जो है कल हमारा एक सेशन हुआ था, अली खजर साहब के साथ हुआ था। उन्होंने कहा कि चाइना भी हमसे नाराज है क्योंकि हमारी पॉलिसीज ऐसी हैं। तो ये जितनी भी मल्टीपल चीजें हैं इनको आप देख के आपको क्या लगता है कि अभी इस साल के एंड तक मार्केट किस तरह से जो है बिहेव करेगी और जो है क्या इन चीजों का इम्पैक्ट मार्केट पे पड़ेगा? जी देखिए, आई थिंक इन टर्म्स ऑफ जो कैसर बंगाली साहब बहुत रिस्पेक्टेड एंड लर्नेड आदमी हैं, लॉट मोर देन मी। तो जाहिर है उनका एक व्यू पॉइंट है, वो एक बहुत हाई लेवल पे गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज के अंदर बैठ के अपना व्यू शेयर करते हैं। व्हाट आई विल से इसके जी देखें, या अली खिरज़ साहब भी माशाल्लाह हमारे एक बहुत वेल रिस्पेक्टेड बिजनेस जर्नलिस्ट हैं, एंड ही हैज access to a lot of information that I do not have access to in his capacity as a media a person. What I will say is कि देखें पाकिस्तान के ज़ाहिर स्ट्रक्चरल इश्यूज बहुत सारे हैं, कुछ हमने टच बेस भी किए हैं, चाहे वो पॉलिसी मेकिंग है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट है। आपने सऊदी की न्यूज़ शेयर करी कि जी वो इंडिया जा रहे हैं। चाइना नाराज है जो हमने मेंशन किया, सीपैक में इश्यूज हैं, हम कभी फॉरेन रिपैट्रिएशन रोक देते हैं। तो देखिए ये स्ट्रक्चरल इश्यूज तो पाकिस्तान के हैं जी, सर्कुलर डेट में फंसे हुए हैं, फिस्कल डेफिसिट में फंसे हुए हैं, टैक्सेस कोई दे नहीं रहा तो आप उन्हीं को टैक्स कर रहे हैं जो दे रहे हैं। तो these are all structural issues. As investors, we have to understand one कि उन structural issues को जब हम एड्रेस करने की कोशिश करेगी गवर्नमेंट तो क्या अपॉर्चुनिटी निकलती है, which I touched upon कि जी energy sector reform is one agenda item जहाँ पे investors should keep an eye on, because यहाँ पे valuations बहुत लो हैं और गवर्नमेंट को इस पे काम करना पड़ेगा in the next 6 to 12 months under the IMF program. The other thing is कि to identify and differentiate कि जी ये व्यू लेना कि जी पाकिस्तान हमेशा से यही है और स्ट्रक्चरली पाकिस्तान बर्बाद है, डिफॉल्ट है। देखें वो टीवी पे आके वो आप बातें कर सकते हैं, मगर हम इन्वेस्टर्स हैं, हमने तो हर एनवायरनमेंट में इन्वेस्ट करना है, चाहे पाकिस्तान का बिजनेस साइकिल डाउन है या अप है। मेरे हिसाब से एज एन इन्वेस्टर यू नीड टू रियलाइज के स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं, स्ट्रक्चरल इश्यूज प्रेजेंट अपॉर्चुनिटीज लाइक आई हैव मेंशन्ड। ऑल्सो विद इन दैट स्ट्रक्चरल इश्यूज बिजनेस साइकिल्स होते हैं। पाकिस्तान का 2022-23 वाज द वर्स्ट बिजनेस साइकिल कि जब टोटल कोलैप्स हो रही थी सारी चीजें, मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पे आप देखें तो जो हमने डिस्कस भी किया। अब बिजनेस साइकिल जो है एक रिकवरी की तरफ जा रहा है, एक स्टेबलाइजेशन आई, थोड़े से ग्रीन शूट्स ऑफ रिकवरी आ रहे हैं। दैट डज नॉट मीन कि बिजनेस साइकिल की रिकवरी, बल्कि पाकिस्तान के स्ट्रक्चरल इश्यूज अपनी जगह हैं। मगर पाकिस्तान के अंदर एज इन्वेस्टर्स वी नीड टू आइडेंटिफाई वन द अपॉर्चुनिटीज दैट दो स्ट्रक्चरल इश्यूज प्रेजेंट, और जब गवर्नमेंट उनको एड्रेस करने जाएगी तो उसके लिए हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटीज निकलती हैं, स्पेशली स्टॉक मार्केट में। हमने एनर्जी सेक्टर की बात करी, विच आई थिंक विल बी वन ऑफ द थिंग्स टू फोकस ऑन। द अदर थिंग इज ऑफ कोर्स टू अंडरस्टैंड के बिजनेस साइकिल्स के अप्स एंड डाउन्स होते हैं विद इन दोस स्ट्रक्चरल इश्यूज। तो जाहिर है ये व्यू बनाना कि जी पाकिस्तान में कुछ नहीं हो सकता, दैट इज ऑफ नो यूज टू अस एज इन्वेस्टर्स। हमने आइडेंटिफाई करना है कि जी बिजनेस साइकिल कहाँ अपनी पीक पे है, कहाँ अपने बॉटम पे है, रिकवरी हो रही है, कितनी सस्टेनेबल है, कहाँ तक होगी। तो अब हमने देखा 2022-23 में जो पाकिस्तान के अंदर बिजनेस साइकिल था, इट वाज एट इट्स वर्स्ट कि जी इन टर्म्स ऑफ सेंटिमेंट, इन टर्म्स ऑफ डिफॉल्ट फियर्स, करेंसी, इन्फ्लेशन, महंगाई, जो भी आप बात करें कि जी लोग बड़े परेशान थे कि जी क्या होगा, पाकिस्तान जो है खत्म हो जाएगा। ऑब्वियसली दैट डिड नॉट हैपन। अब पाकिस्तान एक स्टेबिलिटी हमें नजर आ रही है, फ्रेजाइल स्टेबिलिटी है, नो डाउट। इसके अंदर अगर आप आईएमएफ प्रोग्राम नहीं कर पाते फॉर एग्जांपल गोइंग फॉरवर्ड, तो जो अभी हमें स्टेबिलिटी है वो आपको अनरावल होती भी नजर आएगी। बट एक अजम्पशन अगर हम ये ले लें कि जी आईएमएफ प्रोग्राम हो जाएगा, तो देन वी एक्सपेक्ट कि जी बिजनेस साइकिल भी इंप्रूव करेगा। तो उस हिसाब से आपके पास एज एन इन्वेस्टर अपॉर्चुनिटीज निकलेंगी, वेदर आप उनको कंज्यूमर गुड्स के अंदर आप आइडेंटिफाई करें, आप सिक्लिकल सेक्टर्स के अंदर आप आइडेंटिफाई करें, मगर
स्टॉक्स या सेक्टर्स दैट हैव टू डू मोर विद ग्रोथ, आप उनके ऊपर फिर अपना थोड़ा सा फोकस शिफ्ट करेंगे। एंड ऑफ कोर्स यू विल हैव टू टेक इनटू अकाउंट कि जो लिक्विडिटी फ्लोज हैं, चाहे वो फॉरेनर्स के हैं या डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के हैं, वो किस तरफ हमें फ्लो होते हुए नजर आएंगे इन दिस कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म एजेंडा एंड बिजनेस साइकिल की रिकवरी। तो अपॉर्चुनिटीज हमेशा मिलती हैं इन्वेस्टर को। डूम एंड ग्लूम अपनी जगह, कैसर बंगाली साहब बड़े रिस्पेक्टेड इकोनॉमिस्ट हैं, अली खजर साहब बड़े रिस्पेक्टेड जर्नलिस्ट हैं, उनके व्यू पॉइंट्स अपनी जगह वैलिड होंगे, बट लाइक आई सेड वी आर मार्केट इन्वेस्टर्स, तो वी हैव टू फाइंड द अपॉर्चुनिटी वेदर द सिनेरियो इज गुड और बैड। सही। बहुत शुक्रिया मुस्तफा सर आपका, और काफ़ी आपने जो है बड़ी इंफॉर्मेटिव डिस्कशन जो है वो आपने हमारे साथ जो वो शेयर की। और नाज़रीन, इसके साथ ही आज के सेशन से मैं इजाज़त लूँगी, और आप सबका भी बहुत शुक्रिया जो हमारे साथ पार्टिसिपेंट्स मौजूद थे। आप लोगों से इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।